के शो में। उबलते गटर, बहती नालियां, कराची की सड़कों पर तालाब का मंजर। 4 सालों में नालों की सफाई पर 93 करोड़ रुपए खर्च। रवा साल नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से 1 अरब 15 करोड़ रुपए जारी। कराची में बारिश ने हुकूमती मशीनरी की कलई खोल दी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। शहर कराची में मसाइल का अंबार है। यहाँ पर बिजली, पानी और सड़कों पर तालाब का मंजर। सड़कों पर तालाब का मंजर इस वजह से कि नालों की सफाई एक बार फिर सियासत की नज़र हो गई है। हमने देखा है इस पर सियासी बयानबाजी पिछले साल भी हुई थी और मौजूदा साल भी। डिस्पाइट दैट के फंड जारी हुए, वर्ल्ड बैंक इस दफ़ा बल्दियाती इदारों को नहीं तो वर्ल्ड बैंक से फंड आए, कहा कि ये काम इस वक्त सिंध हुकूमत अपने मातहत कराएगी, लेकिन हमने तकरीबन वही मंजर या उससे बदतर मंजर इस दफ़ा देखे। शहर में बारिशों के बाद वही हाल हुआ जो सालों से कराची शहर का होता आ रहा है। हर साल दावे होते हैं, हर साल सियासत होती है, लेकिन इसमें कोई बेहतरी आने की उम्मीद हमें नज़र नहीं आई, बल्कि बेहतरी क्या, हमने बदतर होते हुए हालात को देखा। मौजूदा सूरत हाल में कितने फंड्स रखे गए गुज़िश्ता 4 सालों में, मौजूदा साल में कितने फंड्स रखे गए हैं और इसके साथ साथ कितने नाले हैं और कितनों की सफाई मुमकिन नहीं हो सकी, आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं। कराची में टोटल अगर बात की जाए तो 38 के करीब जो हैं वो नाले बड़े नाले हैं और 500 के करीब छोटे नाले इस शहर में मौजूद हैं। कराची शहर में कई सालों से बल्दिया उज़्मा कराची के कहा जाता है कि मुबैना तौर पे बास अफसरान हैं जो करोड़ों रुपए नाले की सफाई पर खर्च करते हैं। वो रकम जाती कहाँ है, इस पर सवालिया निशान है। नालों का असल काम बरसाती पानी को जो शहर की मलीर नदी है और लियारी नदी, इसमें डालकर बहरिया अरब में डालना होता है। लेकिन इन नालों के अतराफ एक तो हमने मसला ये देखा है कि कानूनी और गैर कानूनी आबादियाँ कायम हो गई हैं। बहुत से नालों के आप आसपास देखें तो गैर कानूनी आबादियाँ कायम हो गई हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो कचरा इन बरसाती नालों में फेंका जाता है, साथ साथ सेवरेज की लाइनें इन नालों में मिला दी गई हैं, जिसकी वजह से मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो गए। रवा साल भी यानी मौजूदा साल जो है, नालों की सफाई का अमल बारिशों की पेशन गोई से महज चंद रोज़ कबल शुरू किया गया था और ये वार्निंग्स आना शुरू हो गई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि बारिशें होंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध हुकूमत ने कहा कि इस बार नाला सफाई का काम वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू हुआ है। गुज़िश्ता 4 सालों में नालों की सफाई पर 93 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। इस साल वर्ल्ड बैंक से $8 मिलियन यानी 1 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद मिले हैं। लेकिन हमने देखा कि शहर में तकरीबन वही हाल हमने देखा जो हम हर साल देखते हैं, यानी हमने उससे बदतर हाल इस शहर का देखा। इसके साथ साथ दीगर मसाइल में एक बड़ा अहम मसला आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो कराची में लोड शेडिंग का है। तवानाई का बहरान सर चढ़कर बोल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से शहरी अजियत से दो चार हैं। एक तो सड़कों का हाल, गंदगी, कचरा, उसके अलावा शहरी लोड शेडिंग जो 10-10 घंटे तक जारी रहती है। इस पर एमक्यूएम क्या सियासत कर रही है, आज प्रोग्राम में हम ये सवाल भी उठाएंगे कि एमक्यूएम किस तरह से कराची के शहरियों की आवाज़ उठा सकती है और साथ साथ वफाकी हुकूमत का किरदार इसमें क्या है। क्योंकि सिंध हुकूमत ने आज भी ये सवाल उठाया है कि डिस्पाइट दैट के इंटरनेशनल मार्केट में फर्नेस ऑयल की कीमतें या ऑयल की कीमतें कम आई हैं, वजह क्या है कि ऑयल या गैस का बहाना बनाकर ये लोड शेडिंग कराची में की जा रही है। इस पर हम डिटेल में प्रोग्राम में बात भी करेंगे और डेफिनेटली एक जीआईटी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिस पर आज प्रोग्राम में बात होगी। ये सानिया बल्दिया की जीआईटी है। आज जीआईटी इस पर काफ़ी क्लेम्स हुए हैं। एक उज़ैर बलोच की जीआईटी, 2 आ गई हैं, असली कौन सी है नहीं पता। वफाकी हुकूमत एक जीआईटी लेकर आई है, सिंध हुकूमत एक जीआईटी लेकर आई है। बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी जिसके अंदर कंक्लूड ये किया गया है कि इट वाज अ प्लान्ड सबोटाज टेररिस्ट एक्टिविटी और इसमें यह कहा गया है कि एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की जाए। द लॉजिंग ऑफ एफआईआर एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस, ये भी कहा गया है, वर नॉट ओनली कैरिड आउट विद क्लियर मेलिफाइड इंटेंशंस बट ऑल्सो सफर्ड हेविली फ्रॉम ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस विद इंटरनल एंड एक्सटर्नस। और इसके साथ लिखा है जी कि एन इवेंट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा अफराद को जिंदा जला दिया गया, महज 20 करोड़ रुपए के नहीं है। इसके पसे पर्दा हकायक और क्या है जो इस जीआईटी में सामने आया है, जो इंकशाफात की सूरत सामने आए हैं, इस पर भी प्रोग्राम में हम डिटेल में गुफ्तगू आज प्रोग्राम में करेंगे। आपके सामने हम कराची में शहर में जो मसाइल का अंबार, पानी, बरसाती नाले, सड़कों पर तालाब का मंजर और उसके साथ साथ दहशतगर्दी की एक वारदात जो हुई, जिसका अब तक इंसाफ के मुंतज़िर जिसके लवाहिकीन हैं, इस पर ही प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू होगी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आमिर खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कराची में जो आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी लोड शेडिंग के हवाले से स्पेसिफिक, पहले जो बारिश हुई है, बरसाती नालों का हमने जो निज़ाम देखा है, ये वर्ल्ड बैंक की एक रकम थी 1 अरब रुपए से ज़्यादा की, वो खर्च हो रही थी। उसका क्या हुआ? यानी वो खर्च हुई नहीं हुई? आपने किस तरह देखा आमिर खान साहब पूरे निज़ाम को, बारिशों के बाद वाले पूरे सिस्टम को जो शहर में देखा? तो स्टेफन, ये वर्ल्ड बैंक ने जो 1 अरब रुपए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं जी। और सिंध गवर्नमेंट ही इसके जो भी टेंडर्स हैं वो सब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही होंगे या हुए हैं, ये उनका इख्तियार है, वो कर रहे हैं। उन्होंने KMC को ये फंड जारी नहीं किए हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हर साल यही सारी सूरत हाल सब के सामने आती है और आवाम मुश्किलात और परेशानियों से दूचार होती है, लेकिन इस हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगती। वर्ल्ड बैंक ने अगर कुछ फंड जारी करे थे तो इसकी तैयारी तो कई माह पहले से, कम से कम 1-1.5 माह पहले तो इसके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए था, इसकी सफाई, इसका नालों की सफाई का। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं उनके क्या इश्यूज हैं, क्या उनके जिद है, क्या मफादात हैं कि कोई ठेकेदार उनके साथ उनको नहीं मिला कि वो इसमें इस काम को सरंजाम दे। ये इन्होंने काम खुद क्यों, यानी इन्होंने तो हमें जो मौक़िफ़ मिला कि वो इसलिए बल्दियाती निज़ाम से नहीं करा रहे कि बल्दियाती इदारे जो है वो करप्शन कर रहे थे या वो इफेक्टिव नहीं थे नाले साफ करने में, इसलिए आज खुद ये फंड के जरिए साफ करने का फैसला वो तो ये इसलिए बल्दियाती इदारों को पैसे नहीं मिले। तो इस पे आप क्या मौक़िफ़ है? ये तो सैफान, ये बात ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। यानी पीपुल्स पार्टी जिसके बारे में ये मतलब दीवार पे लिखा हुआ है कि हर आदमी इस बात को यकीन करता है कि करप्शन में इनका कोई स्थान ही नहीं है। यानी जो खुद करप्ट हैं, जिनको सिवाय लूट मार के और कुछ उनको आते ही नहीं है, जिन्होंने अपने दही इलाकों में लाड़काना जैसी जगह पर जो इनका आबाई इलाका है, वहां पर भी जो है वो सिंध के चीफ जस्टिस साहब ये कहने पे मजबूर हो गए कि डायन भी कुछ घर छोड़ के खाती है। तो ये इस तरह के तो इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये हम MQM पे इल्जाम लगाएं तो इनको इस बारे पे शर्म आनी चाहिए, ये बात कहते हुए कि हमने नहीं दिया। सिंध हुकूमत का अपना ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। इनके अपने लोगों के नैब के अंदर दर्जनों लोगों के इनके नैब के अंदर मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि MQM ये कर देती? यानी ये आगे के बारे में इन्होंने खुद से सोच लिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, लेकिन आमिर खान साहब, जो पिछले 4 साल है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक 93 करोड़ रुपए तो जारी हुए हैं इससे पहले नालों की सफाई के लिए। तो पिछले साल भी कुछ ऐसी हाल होता था, मतलब कोई इससे बेहतर हाल तो नहीं था? सब पिछले सालों में भी यही हाल था। इस दफा चले वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, फिर भी यही हाल है। तो फर्क तो कोई हमें ना उस वक्त लगा ना अब लगा, तकरीबन वही हाल है। सैफान, बात यह है कि ये कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। जो तबाही हो चुकी है, जो सेवरेज की लाइनें हैं, जो सेवरेज का कचरा है, वो सारा इन नालों के अंदर, तो बरसाती नाले हैं, इनके अंदर आता है। ये हर साल की प्रैक्टिस, हर साल इन नालों की सफाई करना पड़ती है और उसके ऊपर बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। पिछली दफा भी कोर्ट के अहकामात के ऊपर ये पैसे इन्होंने 50 करोड़ के लगभग पैसे दिए थे, जिसका पूरा ऑडिट हुआ है, सारा कुछ। वो बरसात से बहुत पहले वो पैसे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। उस पे पूरा उन्होंने सफाई कराई। कई माह के बाद फिर वो बारिश हुई तो जरा फिर दोबारा खड़ा होता। ये तो प्रोसेस है, हर साल इस मद में पैसे रखने चाहिए और इन नालों की सफाई करवानी चाहिए। आमिर खान साहब, ये अजीब सा इस वक्त जैसे कहते हैं ना, शहर को पुरसाने हाल नहीं, हेल्पलेस। यहाँ से 14 MNAs हैं PTI के, MQM भी एक नुमाइंदा वफाक में अब आपकी मौजूद है, सिंध हुकूमत भी है, लेकिन इतनी हेल्पलेस सिचुएशन शायद शहरियों ने नहीं महसूस की। कल हम देख रहे थे सड़कों पर, आज भी बारिश के बाद, यानी कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं हुकूमत या स्ट्रक्चर या मशीनरी, कोई रियासत, रिट। एक अजीब हेल्पलेस सिचुएशन थी आमिर खान साहब। ऐसा कब तक? सैफान, यही मसला है इस शहर का। इस शहर को कहीं से ओनरशिप नहीं मिलती और जो इस शहर को ओन करते हैं, जो इस शहर के अंदर काम करना चाहते हैं और जिन्होंने माजी में काम किया है, उनको ना इख्तियारात देने को कोई तैयार है, ना उनको इस शहर का कोई शहरी समझने को तैयार है। यानी मुस्तकिल MQM के साथ ज्यादतियां, नाइंसाफियां हर दौरे हुकूमत में होती रहेंगी। सिर्फ MQM के अलावा कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। अब हमारे पास उतने इख्तियारात नहीं है, ना हमारे पास उतने नंबर ऑफ वोट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जहां पर हम फैसला साजी का कोई किरदार अदा कर सकें। तो हम
आवाज उठाते रहते हैं। बदकिस्मती से ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन इसके ऊपर खर्च करने को कोई तैयार नहीं है। सिंध के जो बजट है उसके अंदर 90% 95% से ज्यादा कराची कमा के देता है, और वो कराची के ऊपर कुछ लगाने को तैयार नहीं है। जो बल्दियाती निजाम होता है ये मुस्तकिल एक डेवलपमेंट होती रहती है और उसकी मेंटेनेंस का काम जारी रहता है, पूरे साल जारी रहता है। ये जब पैसे ही नहीं देंगे, यहाँ पर इदारे के अंदर जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो बल्दिया का निजाम काम कैसे करेगा, डेवलपमेंट का काम कैसे करेगा? वाटर बोर्ड का महकमा आपको मालूम है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया हुआ है, उन्होंने केडीए उनके पास है, वो कोई चीज तो देने को तैयार नहीं है, फंड्स देने को तैयार नहीं है। इस बदकिस्मत शहर को, जो शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, इसके रहने वाले, शहर के रहने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। दावे सब करते हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, कोई भी हो, दावे सब करते हैं, लेकिन शहर को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अभी हालिया बजट के अंदर जो है वो सिंध हुकूमत ने डेवलपमेंट की कोई नई स्कीम कराची के लिए, हैदराबाद के लिए नहीं रखी है। यानी ये शहर जिससे आपके घर चल रहे हैं, जिससे आपकी अय्याशियां चल रही हैं, जिससे आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, और आप उस शहर के अंदर कुछ खर्च करने को तैयार नहीं है। तो सैफान भाई, हम हर सतह पर आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। बदकिस्मती है इस शहर की। आमिर खान साहब, ये जो नालों की सफाई वाला मामला है, इस पर एक आखिरी बात, क्योंकि अब जैसे लास्ट ईयर भी मुस्तफा कमाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था मैं सफाई कर सकता हूं, मैं कराची शहर कचरा उठा सकता हूं, उन्होंने ऑफर भी की थी, पर बड़ा एक चैप्टर हुआ था उसके बाद। लेकिन असल सवाल उसमें यह था, वो कह रहे थे कि फंड्स दरकार नहीं होते, इसमें विल दरकार होता है। यानी आपके पास मशीनरी है, उसमें क्या फ्यूरी डालनी है, गाड़ियों के अंदर आपको काम करवाना है, तो इसमें वाकई में इतनी जरूरत होती है कि ये पैसों का मामला होता है, या ये केएमसी वालों की असल नीयत नहीं है कि साफ करें शहर को? यानी आपके जो मातहत बल्दिया उज़्मा कराची एमक्यूएम के पास है, तो क्या वो एक विल का मसला है, कैपेसिटी का मसला है, ये फंड्स का मसला है भी या नहीं है? आमिर खान साहब सैफान, ये देखें, एक तो आपने जिन साहब का नाम दिया, मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता, इसलिए कि उनकी तो सियासत होती ही इस बात पे है कि बस एमक्यूएम के ऊपर तनकीद करें, उनके पास और कोई दूसरा मौजू नहीं होता। तो मैं उनकी किसी बात को अहमियत ही नहीं देता। वो जो उनका दिल चाहे वो बोलते रहें, जो उनके जबान पे आता है वो बोलते रहें, हमें उससे कोई गरज नहीं, कोई सेहत पे हमारी असर नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भाई रिकॉर्ड पर है ना, आप ऑडिटर्स को बुला लीजिए, देख लीजिए, जिसको अकाउंट चेक करने हैं वो चेक कर ले। सारी चीजें मेयर कराची ने खोल खोल के सबके सामने रखी हैं, मीडिया के सामने सारी चीजें रखी हैं कि भाई बगैर पैसे के, यानी वो ये कोई भी ये शख्स ये कहे कि पैसे के बगैर काम हो सकता है, बिल चाहिए। वो भाई गाड़ी अगर आपके पास है, गाड़ी खड़ी और उसके अंदर आप डीजल नहीं डालेंगे, गाड़ी क्या हवा से चलेगी, पानी से चलेगी? इंतहाई बेवकूफाना बात कर रहे हैं। अब इसका कौन जवाब देगा इनकी इस तरह की बेतुकी बातों का? नहीं, ये 93 करोड़ का हिसाब किताब कह रहे हैं कि सब मेयर दे चुके हैं, और इस पे बाकी में काम 4 सालों में जो नालों की सफाई में 93 करोड़ खर्च हुए हैं, तो इस पे काम हुआ है। लेकिन आप कहते हैं कचरा दोबारा आ जाता है, एक प्रोसेस होता है, एक बार सफाई होती है, दूसरी बात होती है। दूसरा मसला आमिर खान साहब, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, बिजली का मसला है। अब यहाँ पर अभी भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है, असेंबली के फ्लोर पे बरादरी शाह साहब सवाल उठा चुके हैं कि फर्नेस ऑयल की कीमतें आली मार्केट में गिर रही हैं। यहाँ पर गैस का मसला है, या के इलेक्ट्रिक का कोई मसला है, या फिर अगर पेट्रोल का मसला है, ये तीनों वफाक के मसले हैं। आप वफाकी हुकूमत में खुद हैं, आप क्या रोल अदा कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने मेगावाट जो वफाक से सप्लाई करते हैं वो तो बढ़वा दिए प्रेशर डाल के, लेकिन सिस्टम कैपेसिटी शायद इतनी नहीं है। तो फिर वफाक से और जोर डलवाएं, क्योंकि शहर तो अंधेरे में डूबा हुआ है, इस पर तो लोग अजियत का शिकार है। आमिर खान साहब, स्टेफान, आपने बहुत अहम मामले के ऊपर बात करी है और उसकी तरफ आपने इशारा दिया है। देखिए, इसके ऊपर हम बारहा हमने मुजाहरे भी किए हैं, टॉक शोज में भी बात करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने इस मौजू पे बात करी। और आप कुछ दोपहर में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने हवाला भी दिया। अभी चंद दिन पहले इनके उमर अयूब साहब वहाँ से ऑनलाइन थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी यहाँ गवर्नर हाउस में। हमारे इजहार साहब और दीगर मोहम्मद हुसैन साहब और जावेद हनीफ साहब ये थे, जीटीए के दोस्त थे, सब ने बैठ के इंतहाई बेबसी वहां नजर आई है, गवर्नर साहब की तरफ से बेबसी नजर आई है उनको। तो यानी बड़ी अजीब है, मैं क्या इस बारे में कह सकता हूं। तो हम सिर्फ शोर कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और हम शायद अब इस मरहले पे इतना हम इसके ऊपर कर चुके हैं, अब हम शायद अगले हफ्ते में ही हम तमाम हमारे अरकान असेंबली जो है
वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके फिर बैठेंगे और वहां पर हम मुजाहरा करेंगे कि भाई कोई तो इसकी आवाज सुने। इमरान खान साहब से दरखास्त करेंगे। ये के इलेक्ट्रिक माफिया बन गया है, ये किसी को खातिर में नहीं ला रहा। इनको 800 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से मिल रही है। इनको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, इन्होंने वो अपग्रेड करने को ये तैयार नहीं है। इनके जितने ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, पीएमटीज लगी हुई हैं, वो ओवरलोड हैं, वो काम छोड़ देती हैं। ये दूसरी पीएमटीज लगाने को तैयार नहीं है। ये बिल्स बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन काम कोई मतलब मेंटेनेंस का काम ये गवर्नर उस तरफ ये करने को सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर खर्च करने को तैयार गवर्नर सिंध ने बेबसी का इजहार मतलब आपने उनसे बोला था कि तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया कि उनके हाथ में नहीं है मामला, तब वो बेबसी उन्होंने बिल्कुल स्टैंड आउट। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें असद उमर उमर अयूब साहब थे, वो वहां से थे, यहाँ के इलेक्ट्रिक के अफसरान बैठे हुए थे। इसमें वो सब उनके सामने जो बातें हो रही थी वो उसके ऊपर गवर्नर साहब की तरफ से फिर आखिर में ऐसा तासुर हमारे सामने आया है कि उन्होंने कहा भाई इसका मतलब है कि फिर कराची के लोग इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे, कुछ सही नहीं हो सकता। इस तरह का एक रवैया उनका सामने आया। तो और उस मीटिंग के बाद हम ये समझ रहे थे कि शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाएगी, उल्टा ऐसा हो गया कि ₹2.98 का इजाफा कर दिया गया पर यूनिट। यानी ये हाल है शहर के साथ कि आप इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पहले ही इस शहर के अंदर रोजगार का मसला है, लोग घरों में रह रहे हैं। 5 बजे के बाद का कारोबार सारे बंद हो जाते हैं, तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम जगहें बंद हो जाती हैं और बिजली की कंजम्पशन में कमी आनी चाहिए। ये लोड शेडिंग करते चले जा रहे हैं, ये लोड शेडिंग में और इजाफा करते हैं। 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है के इलेक्ट्रिक, और इनको कहो तो ये सुनने को तैयार नहीं है। वफाक से इनको 500 मेगावाट बिजली और मिल सकती है, वो देने को तैयार है, लेकिन इनका सिस्टम इतना नाकारा है कि ये वो कर ही नहीं सकते। फिर दूसरा इसके अंदर सबसे अहम इशू ये है कि ये अपने सिस्टम, ये जो फर्नेस ऑयल से यहाँ पर बिजली बनाते हैं, वो बिजली पड़ती है महंगी। ये वो बनाते ही नहीं है बिजली, और वफाक से चाहते हैं कि जो वफाक से नेशनल ग्रिड से इनको बिजली मिलती है वो बिजली सस्ती मिलती है। तो ये यहाँ पर ऑयल के जरिए जो बिजली बनाने का प्रोसेस है वो करते ही नहीं है जी। और वफाक से सस्ती बिजली खरीदने के चक्कर में लोड शेडिंग करते हैं। गैस हमने इनको बढ़वा के दी जी। और कुछ करने को आपने अभी कहा है कि अगले हफ्ते आप लोग पार्लियामेंट में एहतजाज भी करेंगे। आमिर खान साहब हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक के बाद आएंगे, कोशिश करेंगे कि आमिर खान साहब को हम वीडियो ले सकते हैं। इस ब्रेक के बाद आके मजीद गुफ्तगू। शहर कराची में मसाइल का अंबार है, बहुत से अहम बातें हैं, एक अहम मौजू पर और भी आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल। शहर कराची में मसाइल के अंबार, शहरों पर तालाब के मनाजिर, और उसके बाद बारिशों में नालों की सफाई के लिए 93 करोड़ रुपए 4 साल में जारी, और इस साल वर्ल्ड बैंक से 1 अरब 15 करोड़ रुपए जारी। लेकिन सड़कों पर वही हाल या उससे बदतर हालात हमने देखे। इसके साथ आगे बढ़ते हुए एक जिक्र हुआ JIT का, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किस तरह बल्दिया की JIT का मामला सामने आया। आमिर खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आमिर खान साहब, जो JIT है इस पर आपकी राय पहले जानना चाहूंगा, लेकिन आज जो हुआ है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। एक अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये आपका मौक़िफ़ एमक्यू में क्या है? क्या वाकई में इन JITs के साथ कोई हेर फेर हुआ है? व्हाट इज योर वर्जन ऑन दिस? पहले ये बताएं आमिर खान साहब। बड़ी मज़ाक़ा खेज सूरत हाल है। एक तो ये JIT, मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये JIT के ऊपर इतना जोर क्यों है और इतना ज्यादा इसके ऊपर बात क्यों हो रही है। इसके बारे में किसी लॉयर से, किसी वकील से पूछ लिया जाए कि ये JIT की क्या इंपॉर्टेंस है, अदालत के अंदर JIT की क्या अहमियत होती है। अच्छा, माजी में ऐसी पता नहीं कितनी JITयां बनती रही हैं, लोगों के ऊपर 100 कत्ल की JITयां बनी हैं, लोग बाइज्जत बरी भी हो गए, और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। अब ये बहरहाल एक अजीब सूरत हाल है कि 2-2 JITयां सामने आ गई हैं, किसी पे किसी के साइन है, किसी पे किसी के साइन नहीं है। ये इसका जवाब तो इदारे ही दे सकते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही दे सकते हैं। अब मैं तो इस बारे में कोई अपनी राय दे नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि इस JIT के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए और अदालतों को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हमारे
इदारों को उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग भी इस तरह के जराइम में मुलव्विस हैं, ख्वाह वो MQM का कोई आदमी हो या किसी भी पार्टी का, पीपुल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग का, किसी भी पार्टी का, किसी का भी हो, उसको कानून के कटघरे में लाना चाहिए। इस शहर के अंदर लियारी गैंगवार के लोगों ने गाड़ियों से उतार के लोगों को ज़िबा किया है, उनको कत्ल किया है और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल रही है माजी में। अल्हम्दुलिल्लाह 22 अगस्त के बाद MQM, आज ही MQM जहाँ खड़ी हुई है, उसने ऐलान किया है कि हमारा वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मसले की सियासत नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस JIT के अंदर MQM के किसी फर्द का कोई नाम नहीं है। जो लोग भी, जिनके भी नाम है, उनके ऊपर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए और उनको कानून के कटघरे में लेकिन आमिर खान साहब, मुझे एक बात, क्योंकि मैं समझने चाह रहा हूँ जो फर्क है, एक KTC जो आपकी है उसके हेड का नाम हमाद सिद्दीकी साहब का जो है, और फिर आपके सेक्टर का नाम है, तो ये आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून जो भी कहता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आई एग्री विद दैट। लेकिन आप KTC को MQM से अलग, यानी ये किस तरह, क्योंकि काम आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं कि अगर ऑर्डर्स लंदन से आते थे, किसी इंडिविजुअल को आते थे, ऑर्गेनाइजेशन को आते थे, KTC से फिर सेक्टर को जाते थे, तो इससे आप किस तरह माइनस कर सकते हैं? यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अलग है और इंडिविजुअल अलग है, क्या ये पॉसिबल है आमिर खान साहब? देखें, मैं देखें, इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं देता, मैं आपकी बात को रख लेता हूं कि आप अगर जो सोच रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग उस वक्त में बाइख्तियार थे, जो जिम्मेदार थे, उनको कानून के कटघरे में ले आए, उनके बारे में मालूमात कर लें, उसकी तहकीकात कर लें कि किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, हैदराबाद में किसके अकाउंट में पैसे गए हैं, हमाद सिद्दीकी किन के दौर में इंचार्ज रहे हैं, और कौन लोग उस वक्त यहाँ पर MQM के करता थे। इदारे मौजूद हैं, तहकीकात करें। हम तो कह ही नहीं रहे ना, अगर MQM का भी कोई आदमी किसी भी इस तरह की घिनौनी, यानी इतनी बर्बरियत, इतना नाक सानेहा था जिसमें 268 लोगों की इंसानों की जानें चली गई, जलकर शहीद हो गए, इसके ऊपर तो इतना सख्त एक्शन होना चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको इतनी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा के लिए कोई इस बारे में सोचे भी नहीं। तो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और लंदन से कोई हिदायत आती है, देखिए लंदन से अगर कोई हिदायत आती थी तो वो जनरल वर्कर इजलास करके उन हिदायत को नहीं सुनाते थे। जो लोग भी उस वक्त में जिम्मेदार थे उन्हीं को हिदायत दी जाती होंगी, वो मौजूद है, उनसे कानून नाफिज करने के वाले इदारे जो हैं वो कुछ करें, बिल्कुल करें। ठीक है, लेकिन ये मतलब जो आप कह रहे हैं कि अगर MQM के भी जो जिम्मेदारान थे उस वक्त के, जो फैसला साजी में थे, आप उनको उसमें तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपकी इस MQM पाकिस्तान में होंगे, यानी जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होंगे, या आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है उस वक्त उसमें इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व? जब ये हुआ इस JIT के हवाले से जब बात हो रही है ना, तो आप किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए कि जो इस वक्त MQM पाकिस्तान में है और उसका JIT के अंदर कहीं जिक्र है। नहीं, किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, जो पूरा सेटअप है आमिर खान साहब, जो ये पूरा MQM का, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इस, यानी KTC जो है इस वक्त आपकी किसको रिपोर्ट करती है आमिर खान साहब? ये जो आपकी हमाद सिद्दीकी साहब की KTC है, ये आपका जो सेटअप है राब्ता कमेटी के, उस वक्त जो अरकान है, उसमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फारूक सत्तार साहब भी होंगे, अब आपकी MQM में नहीं, आप चाहते हैं उनकी भी तहकीकात हो? उसमें बहुत से लोग, जैसे बाबर गौरी साहब अब मुल्क में नहीं, वो चले गए, उनकी हो तहकीकात, या अब बहुत से लोग हैं जो दूसरी जमातों में चले गए, अब मुख्तलिफ धड़े बन गए, तो फिर तो एक पूरी, ये जैसे कहते हैं पलंदा खुल जाएगा, बहुत से नाम आएंगे इसमें। तो देखिए, मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि MQM की राब्ता कमेटी में बसा औकात तो ऐसा भी हुआ है कि 100 अफराद पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी रही है, सही, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी लेकिन हर दौर में चाहे वो 100 रुकनी राब्ता कमेटी हो, चाहे 50 रुकनी राब्ता कमेटी हो, चंद अफराद ऐसे होते हैं जो बाइख्तियार होते हैं, यानी जिनके साथ बराह रास्त लंदन उनको हिदायत जारी करता रहा है, करता था, वो लोग हैं। बाकी 50 लोग हैं। अगर JIT में उनका किसी का भी, मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, आज की हमारी MQM के अंदर जो 22 अगस्त के बाद हम अलग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, इस MQM के अंदर भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका कहीं JIT के अंदर जिक्र आया है, या कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाता है कि भाई ये किसी भी ऐसे जुर्म में मुलव्विस रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले उसकी तहकीकात करें, उसको बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, और अगर वो मुलव्विस है तो उसको सजा दें। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज आमिर खान साहब, सियासी तौर पे आप मुझे समझाएं कि देखें ये JITs आई, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट के अलावा, यानी जैसे लियारी गैंग वॉर है, या ये जो बल्दिया फैक्ट्री का इंसिडेंट है, भत्ताखोरी,
इसका शहरियों के लिए क्या फायदा है? मैंने अभी कुछ देर कबल आमिर लियाकत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, वो कह रहे थे कि ये जीआईटीज का नहीं, हमें तो कराची के मसाइल का इस पर सामना है बहुत से शहरियों को। ये जीआईटीज पब्लिक को रिलीफ देने में क्या किरदार अदा करेंगे? ये मुझे समझे अमन और अमान के हवाले से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लियारी गैंग वॉर है या ये भत्ताखोरी, किस तरह फायदेमंद होंगे? आपको लगता है कुछ होगा? सफन देखें, मैंने इब्तदा में ही ये बात की थी कि ये हो क्या रहा है और जीआईटी के हवाले से जो इतना शोर मचा हुआ है, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका फायदा क्या होगा। कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी अफसोसनाक बात है, बजाय इसके कि ये जीआईटियां हों, हम अपने सिस्टम को बेहतर करें। हमारा पूरा सियासी निजाम और पूरा मुल्क का जो सिस्टम है वो पूरा इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना दागदार है, जिसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है। बजाय इसके कि हम अपने तहकीकात के प्रोसेस को और बेहतर करें, हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों में जो अफसरान हैं उनको इतना ज्यादा इक्विप करें, इतना ज्यादा उनको ट्रेन करें कि वो जुर्म को जड़ से निकालें, उनको पूरी तहकीकात करें कि एक्चुअल कौन है जिम्मेदार। फिर साथ साथ में हमारा अदालती निजाम इतना स्लो है कि एक मुकदमा आज अदालत में पहुंचता है 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं उसका फैसला होने में, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर और खौफ नहीं होता। हमें अपने इस करप्ट सिस्टम को बेहतर करना होगा। अगर हमें मुल्क को सही करना है, इन जीआईटियों से हमें कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी जीआईटियां अदालत में आएंगी और फैसला अदालत ने करना है, अदालतें फैसला करेंगी, जो भी जिसके ऊपर भी जुर्म साबित होगा उसको सजा मिलेगी। तो ये इस वक्त अजीब एक सिलसिला शुरू हो गया है और मीडिया पे बहरहाल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। असल इशू ये है कि पूरा मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो माशी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बारिशों का मौसम आया हुआ है, के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उस तरफ सर जोड़ के बैठे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, उस पर काम करें। हम सब जो है वो जीआईटी के ऊपर लगे हुए हैं, जीआईटी के ऊपर कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। बड़ी अजीब बदकिस्मती की लेकिन आमिर साहब ये तो चले, अब ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसकी लीगल वैल्यू क्या है, अदालतें क्या एक्शन लेंगी, वी हैव टू सी दैट। अच्छा, इस पर एक ये भी मौक़िफ़ था, पीएसपी कहती थी कि ये एक बेसिकली इंसिडेंट है, ये टेररिज्म नहीं है। अब ये जीआईटी में तो क्लियरली आ चुका है। इस पर अगर आप एक सेंटेंस कहना चाहें तो फिर मैं आगे आपसे एक सवाल और पूछूंगा। क्या आप तो समझते हैं ना ये टेररिज्म है, ये जो मौक़िफ़ है कि ये इंसिडेंट था, ये टेररिज्म ही नहीं था? देखिए, मैं इसमें यही कह रहा हूं कि देखिए, मैं कानून नाफिज करने वाला फर्द नहीं हूं, ना मैं अदालत हूं, ना मैं पुलिस हूं, ना मैं कोई और एजेंसी हूं। मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन आदमी किस चीज में मुलव्विस है। अच्छा, मेरे कह देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जो लोग भी इस मामलात में मुलव्विस हों उसका फैसला अदालतें ही करेंगी और कानून नाफिज करने वाले ही उसकी तहकीकात करके अदालतों में सबूत पेश करेंगे। सबूत पेश करें कि ये जो वाकया था ये वाकई दहशतगर्दी थी, सबूत पेश करें और उसके ऊपर जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त तरीन सजा दें। सही। अच्छा आमिर खान साहब, अभी जिन मसाइल की तरफ आपने निशानदेही करी और हम पहले सेगमेंट में डिटेल में बात कर चुके हैं, कराची के मसाइल हैं, पॉलिटिकली एमक्यूएम का लास्ट स्टैंड क्या हो सकता है? सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, वफाक के अगेंस्ट भी, लास्ट ऑप्शंस क्या क्या कार्ड्स हैं? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप इन मसाइल के लिए, आप जो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं फिर भी नहीं सुनी जाती, तो क्या आप हुकूमत से अलहदगी का भी सोच सकते हैं वफाक से? देखिए, कोई भी मसला आता है जिसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं या मुतालबात करते हैं तो पहला सवाल ये आना शुरू हो जाता है कि क्या आप हुकूमत से अलग हो जाएंगे? क्या भाई, ये जमहूरियत का एक तरीक़ेकार है। हुकूमत के अंदर हैं तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत में पॉलिसी सेटिंग हमारे हाथ में नहीं है। हम मुतालबात ही करेंगे उनसे, अपने शहर के लिए, अपने जहां से हम जीतते हैं वहां के लिए मुतालबात करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। हाँ, अगर ऐसी नौबत आ जाएगी कि जहां अब हमें लगेगा कि भाई मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज बेहतर हो सके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इस प्रोग्राम में आपको बताया कि किस तरह से कराची शहर में मौजूद 48 नाले उनके लिए जारी किए गए 93 करोड़ रुपए और आखिरकार 4 साल में 93 करोड़ रुपए, इस साल 1 अरब 15 करोड़ रुपए। लेकिन मुमकिन बारिशों के पेश नज़र हमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया अमली तौर पे, क्योंकि सड़कों का हमने वो हाल देख लिया, रिजल्ट्स कुछ भी नहीं थे, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। लेकिन साथ साथ सानिया बल्दिया का जिक्र भी हुआ। मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि हमने ये जरूर बात की कि सियासी इसका एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि बयानबाजी आज पूरे दिन जारी रही है उज़ैर बलोच की जीआईटी पे, लेकिन सानिया बल्दिया में
जो भी शहीद हुए 260 से जायद इस पर जिनको जिंदा जला दिया गया महज 20 करोड़ रुपए भत्ते के लिए, उनको भी इस इंसाफ मिलना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस JIT की रोशनी में ये तमाम तकाजे पूरे होंगे इंसाफ के। और जो जो नाम ऐसे मेंशन है जिनके खिलाफ फ्रेश FIR रजिस्टर करने की बात की गई है, क्योंकि अभी आपने सुना है आमिर खान साहब को कह रहे हैं अगर MQM पाकिस्तान के भी लोग हैं और लगता है कि उनका ताल्लुक, यानी जो नाम इसके हैं उनका ताल्लुक उनसे बनता है या कोई शामिल थे, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यही शायद PSP हो या इस पर दीगर जो MQM के धड़े हैं उनमें भी होना चाहिए। तो शायद इंसाफ के लिए हर हद तक जाना चाहिए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।